दोस्तों, ये जो तथाकथित पावरफुल गुजरात लॉबी है, ये झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और आज राहुल गांधी वाकई इस गुजरात लॉबी को, मोदी शाह को घुटनों पर लेकर आ गए और एक ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी जिस पर 1 महीने से पर्दे डाल रहे थे मिस्टर शाह। अब दोस्तों, 20 जुलाई से लेकर और अब तक पुलिस, अमित शाह की पुलिस और खुद अमित शाह, बल्कि मैं तो कहूंगा मोदी सरकार, ये बात छुपा रही थी, डिनाई कर रही थी कि उसने छात्रों पर गोली नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई। और राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि गोली चली है, छात्र घायल हुए, आंखों की रोशनी जा रही है कईयों की। और आज राहुल गांधी घायल छात्र को लेकर दिल्ली पुलिस के थाने में घुसे, उस थाने पर जो मोदी के और शाह के दफ्तर से चंद मिनट की दूरी पर है। और वहां जाकर, थाने में जाकर राहुल गांधी ने ऐसी चूड़ी कसी अमित शाह की पुलिस की कि बरसों याद रहेगा, मिस्टर शाह को भी, उनके कमिश्नर को भी। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि इस देश का नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, दिल्ली के थाने में अंदर जाकर सीधे कह रहा है कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज करोगे, ये जो घायल छात्र है जिसके छाती पर 3 छर्रे लगे, आंखों की रोशनी जा रही है, ऐसे कई छात्र हैं, अगर एफआईआर नहीं लिखोगे, अमित शाह से दबते रहोगे, तो मैं आज यहां से हटूंगा नहीं, मैं धरने पे बैठूंगा जब तक एफआईआर नहीं लिखोगे, चाहे 2 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए। और जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा, जो आपने सुना, उसके बाद तो वहां थाने पर भीड़ बढ़ती गई, सारे नेता पहुंचने लगे, जेनजी पहुंचने लगी और देखते ही देखते मजमा लग गया। अब थाने के बाहर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और अंदर जो पुलिस के डीसीपी हैं वो कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं, हाथ पैर फूले हुए हैं कि भाई उस मामले में एफआईआर कैसे लिख दें जिसमें अमित शाह फंस सकते हैं, बिग बॉस फंस सकते हैं। और बिग बॉस जो है वो बंगाल में थे, बंगाल के सिलीगुड़ी में मीटिंग फंक्शन कर रहे थे। और जब उनको खबर लगी तो कुछ तस्वीरें भी उस वक्त की हैं और आप देख सकते हैं कि जो चेहरा है उतरा हुआ है अमित शाह का, टेंस हैं, परेशान है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। उधर राहुल गांधी जब डटे रहे, ऐसा लगा कि ये आदमी उठेगा ही नहीं यहां से जब तक एफआईआर नहीं होगी। उसके बाद तो साहब अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हलचल होने लगी कि भाई इस मुसीबत से निपटें तो कैसे निपटें। और उसके बाद ये तय किया गया कि बीजेपी इसको एनकाउंटर करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, राहुल गांधी को अराजक बोल देते हैं, वही पुरानी लाइन, दिमागी नक्सल, कि साहब ये तो अराजकता फैला रहे हैं, ये तो एफआईआर दर्ज कराने चले गए, ये तो थाने में चले गए, तो थाने के बाहर बैठ गए। और कुछ देर बाद नड्डा साहब आ गए। नड्डा साहब ने भी वही बोला जो मोदी जी लाल किले से बोल रहे थे। और नड्डा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भाई किसी तरह से काउंटर करिए राहुल गांधी को। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। बीजेपी जब कहानी पलटने लगी, नैरेटिव चेंज करने लगी, गुमराह करने लगी देश को, तब राहुल गांधी खुद धरने से उठे और प्रेस के सामने चले गए और वहां पर उन्होंने सारे सबूत दिखा दिए, मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा दी, वो जो घायल छात्र था उसको दिखा दिया कि कैसे छाती के आसपास छर्रे अभी भी हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा आंखों में 3 छर्रे हैं, रोशनी पर जो है एक आंख की रोशनी जा रही है। सारे सबूत राहुल गांधी ने रखे और कहा कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होगी। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, मगर आंख दिखाइए। अब राहुल गांधी सारे साक्ष्य रख रहे थे, सबूत रख रहे थे। घायल छात्र है उसको भी सामने खड़ा कर दिया, उसकी मां को भी खड़ा कर दिया। पब्लिक जो है बढ़ती चली जा रही थी, जेनजी की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। तो प्रेशर तो था, तो प्रेशर तो मोदी जी पर अब आ रहा था। अमित शाह तो सिलीगुड़ी में थे, बंगाल में थे, प्रेशर तो यहाँ आ रहा था। अब ऐसा कहा जाता है कि कमिश्नर से कहा गया कि भाई किसी तरह से पैलेट गन मामले में एफआईआर लिख लीजिए। तो फिर एफआईआर दर्ज की और फिर
आज तक जैसे चैनल और बड़े बड़े चैनलों से कहा गया कि आप इस खबर को चलाइए कि एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है पुलिस। अब दोस्तों देखा जाए तो ये राहुल गांधी की एक बड़ी राजनीतिक जीत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो असली मुद्दा था 20 जुलाई को जब छात्रों ने जंतर मंतर से निकलकर संसद का घेराव करने की कोशिश की थी तो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठी चली थी, लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था पैलेट गन का इस्तेमाल। और इस पैलेट गन पर पर्दा डाल रही थी सरकार। पुलिस ने मना कर दिया कि साहब हमने पैलेट गन नहीं चलाई, हमने गोली नहीं चलाई। और यही जो है बीजेपी की तरफ से कहा गया कि गोली नहीं चली, नड्डा साहब भी बोल रहे थे, लेकिन गोली चली थी, उसके साक्ष्य थे, सबूत थे, मेडिकल रिपोर्ट थी, उसके तमाम घायल छात्र थे और राहुल गांधी सबसे मिले और एफआईआर करने की बात वो तब से कह रहे थे। और अल्टीमेटली आज थाने का घेराव करके उस मामले में एफआईआर करा दी जिस मामले में अमित शाह बैकफुट पे थे, जिस मामले में अमित शाह 20 दिन तक मॉनसून सत्र में न लोकसभा गए न राज्यसभा गए, छिपते रहे, बचते रहे, दिल्ली से दूर भागते रहे। अमित शाह अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये जांच शुरू होगी, चाहे वो सीबीआई करे, दिल्ली पुलिस करे, कोर्ट मॉनिटर करे, ये बात तो आनी तय है कि गोली चली थी या नहीं चली थी। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और गोली चली थी, पैलेट गन चली थी, क्योंकि छर्रे बरामद हुए हैं। तो फिर आदेश किसने दिया था? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया था, सीआरपीएफ के डीजी ने दिया था, रैपिड एक्शन फोर्स के किसी कमांडेंट ने दिया था, होम सेक्रेटरी ने दिया था, किसी ने भी दिया था। फंसते मिस्टर अमित शाह हैं, क्योंकि अमित शाह ही गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में आरएफ है, उनके अंडर में सीआरपीएफ है, उन्हीं के अंडर में दिल्ली पुलिस है और उन्हीं के अंडर में होम सेक्रेटरी। यानी ये माना जाएगा कि ये आदेश कहीं ना कहीं अमित शाह की सहमति से जारी हुए, और यही बात साबित करने की कोशिश पिछले महीने भर से राहुल गांधी कर रहे थे। हालांकि एफआईआर को लेकर भी शुरुआत में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं विवाद है। विवाद ये कि राहुल गांधी का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भाई आपने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों कर दी, आपने अननेम्ड एफआईआर क्यों की है, इसमें नेम्ड एफआईआर होनी चाहिए कि भाई पुलिस की तरफ से गोली चली। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत अभी विवाद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटली जिस तथ्य को छुपाया जा रहा था पैलेट गन को, उस पे एफआईआर दिल्ली पुलिस को दर्ज करनी पड़ी। गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या 20 जुलाई के बाद, जब से ये जंतर मंतर का आंदोलन हुआ है, संसद का घेराव हुआ है, जेनजी जो है छाती पर चढ़ाए सरकार की, क्या उसके बाद से गुजरात लॉबी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है? और अगर कमज़ोर होती चली जा रही है तो फिर आगे क्या होने वाला है? और राहुल गांधी ने आज जो कुछ किया, इसको एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं? दो खास एक्सपर्ट्स हैं, सतीश के सिंह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खरा खरा बोलते हैं, उनको भी सुनिएगा। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ऑल इज़ नॉट वेल इन बीजेपी आफ्टर 20 जुलाई। 20 जुलाई के बाद मोदी हो, शाह हो, आरएसएस हो, पार्टी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, क्योंकि बात अगर देखें आप तो इसकी जड़ में जेनजी है, जिसने नींद उड़ा रखी है मोदी जी की, शाह साहब की। प्रोफेसर साहब, भाई राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लो, मुकदमा दर्ज कर लो, ये मेरी शिकायत है, ये मुकदमा है। मुकदमा दर्ज करना वो तो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन पुलिस के हाथ पांव कांप रहे हैं। अमित शाह का फोन जा रहा है डीसीपी के पास, कमिश्नर के पास, अमित शाह बात कर रहे हैं अपने होम सेक्रेटरी से। ये सब क्या हो रहा है भाई? अमित शाह तो आयरन मैन है, चाणक्य है। चाणक्य क्यों घबरा है राहुल गांधी से? भाई हमारे देश के एक युवा का, हमारे देश के एक नौजवान का आंखें में चोट लगी है, उसके शरीर में पैलेट लगे हुए हैं, उसके शरीर में घुसे हुए हैं, एक गंभीर मसला है। पुलिस को अमित शाह साहब आदेश देने वाले कौन होते हैं? जो अमित शाह साहब कौन होते हैं आदेश देने वाले? जब ये कानून है, ये निर्धारित कानून है कि किसी के चोट लगी, गंभीर चोट लगी, उसकी आंख गई और उसकी आंख देने की क्षमता चली गई, पूरे शरीर में छर्रे लगे हुए हैं, तो ये अमित शाह साहब को क्या अधिकार है आदेश देने का? क्या कानून के ऊपर है अमित शाह? क्या हमारे देश के संविधान के ऊपर है क्या? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है
अमित शाह का यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है तो अब वो तय करेगी कि एफआईआर की जाए कि ना की जाए। अच्छा, मतलब जिसकी आंख फूट गई और जिसके पूरे शरीर में 300 छर्रे लग गए, जिसके अंदर घुसे हुए हैं, उसके हृदय के पास घुरे हुए हैं, ये कमेटी बताएगी, एफआईआर लिखेंगे? कमेटी क्या होती है भाई? कौन सी कमेटी, कैसी कमेटी? चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, उस बच्चे का जीवन खराब हो गया है, उस बच्चे की एफआईआर लिखिए आप, और उसके बाद आप जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो देखा जाएगा। लेकिन एफआईआर तो इसकी, देखिए सीधी सी बात है दीपक जी, ये लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच की, धर्म और अधर्म के बीच की। ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे इतनी बदहवासी में क्यों है, इतनी घबराई हुई क्यों है? ये सत्य का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती, धर्म का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती? क्या सतीश जी आप ये मानते हैं कि चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, मोदी सरकार, मोदी का सिस्टम, मोदी की पुलिस प्रेशर में आपको दिखती है? राहुल गांधी, खासकर राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो एफआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा हो, चाहे वो अमित शाह को लेकर बात हो कि अमित शाह जवाब दे, क्या राहुल गांधी के जो सवाल है उनसे बैकफुट पर आपको मोदी और शाह दिख रहे हैं? देखिए, पिछले एक महीने से ज्यादा से सरकार बैकफुट पर है। पहले वो चंदा चोरी पे थी, उसके बाद फिर ये निट पेपर हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और 20 तारीख की पिछले महीने की घटना हो गई। तो बैकफुट पर तो निश्चित रूप से। वंदे मातरम जो बिल पास हुआ, उससे लगा कि शायद सरकार कुछ नैरेटिव मोड़ करके कुछ इधर उधर करना चाह रही है, और लगा भी कि 1-2 दिन ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसमें कहा कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, कानून जबकि बन गया है, ये समझिए, तो वो जो रेसिस्टेंस है, वो शब्द हर जगह आ रहा है। ये मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिक्कत इनके लिए पैदा कर रही है, निश्चित रूप से। क्योंकि जो कानून अब तक था, अभी हाल के दिनों में ऐसा लगा कि सिर्फ सत्ता का कानून चलता है, सत्ता चलाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सत्ता बढ़ाने के लिए। कानून से सत्ता वाली से ज्यादा थोड़ा सा रिवर्स मॉडल चल रहा था। और ये जो है, ये जो लेके आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये तो एकदम साफ साफ दिखता है कि जो मुद्दे हैं लोगों के, उसको उभार के यहाँ पर सरकार को रक्षात्मक कर रहे हैं। मैं एक दूसरी बात भी कहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण मेरे विचार से, मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं। देखिए, आज ही कल की खबर है कि सीजेपी के लोगों के साथ हाथापाई, धक्का मुक्की जयपुर या कहीं पे हुआ है, कॉकरोच पार्टी पे। हाँ, तो उनका आया। अब आपको याद होगा कि जब कुछ हुआ था तो अचानक राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए थे, है ना? तो अब एक प्रकार का मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरी समझ है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, कि राहुल गांधी किसी और को कोई विपक्षी खेमे से, जो सरकार के विपक्ष है, सरकार के जो विरुद्ध इश्यूज है, उसमें वो कोई क्रेडिट किसी को लेने नहीं देंगे। इसकी भी चेष्टा बिल्कुल साफ 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 दिखाई पड़ रही है। और पुणे से तो और मुझे लगता है सेंट्रल स्टेज में जाएंगे। उससे पहले तो ये तो दिल्ली वाला तो बिल्डअप का काम कर रहा है। एक जो पॉलिटिक्स है, जो रेसिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की जो राजनीति, एक नई तरह की राजनीति जो हम महात्मा गांधी और नेहरू या पटेल को देखते थे, या सुभाष चंद्र बोस को देखते थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, उस तरह की राजनीति को जमीन पर उतार रहे राहुल गांधी, और मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जेपी नड्डा सामने आए, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं, उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा साहब राहुल गांधी सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं, वो थाने पे जाके बैठ जाते हैं, कहीं पर जो है बिना पूर्व सूचना के पहुंच जाते हैं, कभी एफआईआर की बात करते, कभी हमारे प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना देते। ये जो एक तरह से बेचैनी बीजेपी की है, क्या आपको लगता है कि ये वो मोदी सरकार है, ये वो गुजरात लॉबी है मोदी शाह की, जो पहले थी अब नहीं है? 20 जुलाई के बाद क्या आपको लगता है मोदी और अमित शाह दोनों की पोजीशन डाइल्यूट हुई है, ये कमजोर हुए हैं? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि 20 जुलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदर्श जो बनाए हैं वो कालिदास को बनाया है,
और कालिदास जिस पेड़ की टहनी में बैठे थे उसी को काट रहे थे। आप देखिए कोटा के अंदर जो इन्होंने किया, इन्हें वहीं सीख लेना चाहिए था कि जो कोटा में किया कहीं और ना करें। देहरादून में वही किया, सफल वो हुई, रैली हुई, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। प्रयागराज के अंदर वही किया, उसके बाद पुणे के अंदर वही कर दिया। फिर जयपुर के अंदर आज तो रांका पे आपने अटैक करा दिया। अब यहाँ पे आपने ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर हो रहा है उसमें भी माने गलत निर्णय लेना। और होता कब है ये दीपक जी? ये होता है जब बदहवासी होती है, जब बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जब आपको सोच समझ नहीं पाते हैं और अपना ही नुकसान करने लगते हैं। अब ये न्यूज थी, अब ये सुपर न्यूज बन गई। तो ये जो है मेरे ख्याल से कालिदास को इन्होंने अपना गुरु मान लिया है और ये अपनी डाल को काटे जा रहे हैं। बार बार इनको मैसेज गलती पर गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर होता है। वक्त बुरा आता है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी दिशा जो है भटक जाती है, तो हम गलती पे गलती करते जाते हैं। हम चाहते कुछ हैं लेकिन कर कुछ देते हैं। ये होता है, ये एक प्रक्रिया है, मानव प्रक्रिया है। सतीश जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले महीने भर से जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जेनजी, राहुल गांधी के यहाँ जा रहे हैं। जिस बच्ची ने वो ट्रक रोक दिया था, पुलिस का बस रोक दी थी, उसको राहुल गांधी उसके साथ चाय पी रहे हैं। जिन बच्चों पर हमले हुए, अभद्रता पुलिस ने की, उनके साथ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज जिस बच्चे की आंख की रोशनी पर बन आई है, उस बच्चे साहिल को लेकर राहुल गांधी एफआईआर लिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज में 1-1.5 लाख बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और योगी सरकार उस रैली को होने नहीं देना चाह रही थी। क्या हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि राहुल गांधी के पीछे धीरे धीरे इस देश का युवा जेनजी खड़ा हो रहा है और यही घबराहट का कारण है मोदी और शाह का? राहुल गांधी का जो पप्पू प्रोजेक्ट चला उसी का जिक्र मैंने पहले किया, तो तब तक तो एकदम ये लोग सब कंट्रोल में थे। लेकिन जो सरकार का, हाँ, जो सरकार का विश्वास हिल गया है और जब वास्तविकता से नाता हो गया, जो जमीन के नीचे चीजें थी वो ऊपर आ गया, तो वो सारा नैरेटिव, पब्लिसिटी, प्रचार, दुष्प्रचार, वो अभी फिलहाल कम हो ही नहीं रहा है। मतलब वो जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में एकाएक राहुल गांधी बहुत सक्रिय हो गए। पता नहीं कहां से उनको ये शक्ति मिल रही है, कौन है उसके पीछे, और एकाएक कौन उनको जो है पप्पू से पापा बना रहा है, ये बात समझिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ थे, मैं तो कभी नहीं मानता था कि उनके विचार से आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान है, उस पढ़ा लिखा को तो ऐसे ही बेवकूफ, यहाँ गवार, ऐसे ही ये लोग स्थापित करते रहे। तो जो भक्तों ने किया, उनका एक पॉइंट भक्तों का काम है, राहुल के खिलाफ कुछ बोलो। हमको तो लगता है ये लोग बिना उसको प्रधानमंत्री बनाए मानेंगे नहीं। वो आप सुन लीजिए, मतलब अंधभक्त प्रधानमंत्री बना देंगे राहुल गांधी को अगर ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल, इनको पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तर्कों से नहीं काटते। मैं आप लोग के चैनल पे भी उस समय कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, तो उनके जूता, उनके पैतावा, उनके टी शर्ट पे हम कहते कि ये भाजपा नहीं थी भाई, हम लोग तो आइडियोलॉजिकल जानते हैं। और बड़े एक से एक लोग बोलते थे और बड़ी तर्कों से बड़ा माथा जन आ जाता था कि भाई कहां से इनके तथ्य ऐसे हैं, जूता पहतावा से क्या करेंगे। तो आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जो आते हैं बोलने के लिए, शुरू से अंत तक गाली गलौज, बहुत बदतमीजी और कोई तथ्य नहीं रहता। उनके चेहरे पे भी ऐसा लगता है कि जबरन वो आके बैठ के बोलना पड़ रहा हूं। ये तो मैं जानता हूं कितने लोगों कि क्या करें, कई लोग बोलते हैं क्या करें, बोलना पड़ता है पार्टी के लिए। आप उनसे कैमरा हटा के बात कर लो। तो दो बात ये है, और शक्ति उनको कहां से प्राप्त हो रही है। आजकल ऑडियो विजुअल का पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी, और ऑडियो विजुअल में वो एक पत्रकार का भी काम कर रहे हैं जी। आज के दिन में आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुछ भी आज वो कर रहे हैं, है ना, जो कुछ भी कर रहे हैं स्ट्रेटजी से कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला उसको नजरअंदाज कर पाएगा क्या? जरा सोचिए इस चीज को। और ये राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य, मैं जो इतने दिन से 1.5 महीने से समझ रहा हूं, वो सरकार के क्रेडिबिलिटी के जड़ पे प्रहार कर रहे हैं। सरकार की क्रेडिबिलिटी साख, जो साख है उस पर बट्टा है, और कहीं ना कहीं मोदी की जो
का जो रसूख है, जो इकबाल है, खत्म होता चला जा रहा है। क्या आप मानते हैं प्रोफेसर साहब की नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या यूं कहूं मोदी सरकार, मोदी का सिस्टम अपने सबसे डिफिकल्ट फेज में है, और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार कमजोर होती जा रही है, फिसलती जा रही है, पहाड़ के नीचे आ रही है, और 2029 तक कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए खतरे खतरे आपको दिख रहे हैं? दीपक जी, आज मुझे लगता है अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएं और अपने हाथ का मैजिक न दिखाएं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तो 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई थी वहीं पहुंच जाएगी। देखिए, अगर आपने टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेला हो दीपक जी, आप जीतते हैं या तो अपनी कुशलता से, अपने अच्छे खेल की वजह से, या आप जीतते हैं अपने विपक्षी के गलत खेलने से। पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी वो सारी गलतियां कर रही है जो किसी को नहीं करनी चाहिए, सारी गलतियां कर रही है। और बच्चों से पंगा लेना, ये युवाओं से पंगा लेना, और राहुल गांधी उसमें मलहम लगा रहे हैं और ये लोग मलहम को फेंक रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हमारे जयपुर के अंदर गुंडे जो हैं, अगर कोई स्कूल, अच्छा वो स्कूल भी जो दिखा रहे हैं जयपुर का, वो सही में टूटी फूटी अवस्था में है, वो दिख रहा है, वो सरकारी दस्तावेजों में दिख रहा है टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। हर जगह ये ऐसा लग रहा है ये युवाओं से पंगा लेने की और बिल्कुल संघर्ष करने की तैयारी में। बताइए, जिस देश में 50% युवा हो उससे पंगा ले सकते हैं क्या आप? लेकिन वही है, कालिदास को गुरु मान लिया तो हम क्या करें? कालिदास को गुरु मान लिया। एक आखिरी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है समय भी हो रहा है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं, मोहन भागवत मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, अमित शाह दिल्ली से दूर भाग रहे हैं, कभी वो पुडुचेरी में हैं, तो कभी चेन्नई में हैं, तो कभी वो सिलीगुड़ी जा रहे हैं, तो कभी राजस्थान में, कभी अहमदाबाद में, पार्लियामेंट भी नहीं आए 20 दिन तक। क्या मोदी और शाह के बीच भी आपको कुछ अनबन दिखती है? क्या बीजेपी के अंदर भी आपको कुछ बगावत दिखती है? क्या आरएसएस और बीजेपी में भी कोई कम्युनिकेशन गैप दिखता है? अगर एक लाइन का सवाल पूछूं, ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी, आपको ऐसा लगता है? मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका हूं, ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। ओके, है ना? पहली चीज सुन लीजिए। दूसरी चीज कि ऑल इज वेल किसके बीच नहीं है, क्या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं अब रिपोर्टर नहीं रहा आपकी तरह दीपक जी, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है, तब आप कुछ तथ्यों के आधार पर आप कुछ बोल पाते हैं, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन संकेतों के आधार पर आप अलग से प्रोग्राम करिए, तो मैं 20 ऐसे उदाहरण बता दूंगा जिससे ऑल इज नॉट वेल के संकेत साफ साफ मिलते हैं, और आपके चैनल पर वो स्थापित हो जाएगा। बीजेपी में बगावत दिखती है, नाराजगी दिखती है? नहीं, बगावत शब्द बहुत बड़ा है, वो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक खेमेबाजी दिखती है, एक कम्युनिकेशन गैप दिखता है, एक क्रॉस पर्पसेस पे चीजें दिखती है, और चीजों की समग्रता में एक मतलब वो वाली जो परत थी, ऊर्जा थी, वो नहीं दिखती है। नहीं तो ऐसा ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना दिन नहीं रुकता, और इस्तीफा होने के बाद बहुत कई तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। अब मंदिर पे ही देखिए ना, राम मंदिर के ऊपर क्या हो रहा है। पहले चंपत राय जी ने को मतलब हटाया गया, नृपेंद्र मिश्रा जी ने डकैती कह दिया, हम लोग तो चोरिये बोलते थे जो हम लोग सुने थे, तो डकैती शब्द तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने दे दिया। अब कल से एक पत्र घूम रहा है जिसमें लगता है कि चंपत राय कैंप की तरफ से एक पलटवार हो रहा है कि चंदा और चढ़ावा तो स्थापित हो गया कि चोरी हुई, अब वो चंदा का वो पत्र जो है तथाकथित, वो सवाल उठा रहा है कि भाई इसका तो काम जो है, पूरा निर्माण का तो काम नृपेंद्र जी मिश्रा के मोदी का दफ्तर में होता था जी। तो ये सिनर्जी की, संवाद की, और एक पर्पस की जो यूनिटी होती है, वो नहीं दिखाई होती, नहीं पड़ती है। नहीं तो जंतर मंतर होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मंदिर की खबर अयोध्या से बाहर ही नहीं आती। ठीक है, सतीश के सिंह प्रोफेसर स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी 20 जुलाई के बाद जिस आक्रामकता के साथ राजनीति कर रहे हैं, उसके आगे गुजरात लॉबी घुटने टेक रही है। सबसे ज्यादा टारगेट पर अमित शाह है, और आज की एफआईआर में भी अगर ये जांच आगे बढ़ेगी तो निशाना कहीं ना कहीं अमित शाह पे साधा जा रहा है। वो अमित शाह जो
पहली बार 20 दिन तक मॉनसून सत्र में नहीं दिखे। और सतीश के सिंह आगे बढ़कर कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी से कि मुझे लगता है कि ऑल इज नॉट वेल। कई संकेत उनको दिखते हैं जिससे उनको लगता है कि एक बिखराव सा है बीजेपी के अंदर, एक संवादहीनता है, और जो सिनर्जी और ऊर्जा थी, जो तालमेल था, वो बिखरता चला जा रहा है, टूटता चला रहा है। कुल मिलाकर लक्षण गुजरात लॉबी के लिए अच्छे नहीं है और राहुल गांधी दिन ब दिन हावी हो जाते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट थाने को घेरा है एक बच्चे की एफआईआर को लेकर, सरकार के पास वाकई कोई जवाब नहीं है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वामी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई आपका। आप आए शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।